प्राचीन काल से जादू को एक स्पेशल आर्ट माना जाता रहा है जिस पर बस कुछ चोजन लोगों का ही हक था और बहुत कम लोग इसके सीक्रेट्स जानने की हिम्मत रखते थे। कहा जाता था कि यह खुद भगवान की दी हुई एक बड़ी पावर है, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता था कि यह सच था या बस एक खूबसूरत मिथ। समाज में किसी जादूगर से मिलना बेहद रेयर था, लेकिन कई सालों बाद दफन साम्राज्य की हिस्ट्री में एक अनयूजुअल घटना घटी। पहली बार एक ऐसा इंसान जिसके पास बचपन से मैजिकल पावर्स थी, एक बड़ी सत्ता के सिंहासन पर बैठा। ऐसा लगा कि इससे जादूगरों का इरा खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। एक गहरे तहखाने में स्ट्रेंज घटनाएं हो रही थीं, जिसकी दीवारों पर मशालें धुंधली रोशनी दे रही थीं। अपने घुटनों पर बैठा पहरेदार कैदी से पूछता है कि जादू की क्या जरूरत है, और क्लेम करता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे वीक और तुच्छ लोग करते हैं। उसके सामने एक नौजवान स्पेशल चेन्स में जकड़ा पड़ा था, जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल था, और कोई भी चीज उसे उन जंजीरों से फ्री नहीं कर सकती थी। उसके हाथ भी बंधे थे, उसका जिस्म खरोंचों से भरा हुआ था, वह पूरी तरह एग्जॉस्टेड था, और उसके लंबे सफेद घुंघराले बाल जमीन पर बिखरे हुए थे। उस नौजवान का नाम यांग था। उसने इरिटेटेड होकर गार्ड कोन से कहा कि वह जरा भी नहीं बदला है, और उसकी ठंडी नजर के जवाब में एक कड़वी मुस्कान दी। गार्ड हैरान होकर प्लेफुल अंदाज में पूछने लगा कि उसका क्या मतलब है। उसे किसी ट्रिक का अंदेशा हो गया था। अपना बचपन याद करते हुए यांग को याद आया कि उसका मानना था कि ज्यादातर जादूगर किसान फैमिलीज में पैदा होते हैं। उसे लगा था कि क्रोनी उसे बस वार्निंग दे रहा था। उस वक्त वह लड़के को बार बार समझाता रहता था कि अपनी पावर्स छुपाओ, वरना महल से निकाल दिए जाओगे और वहीं बेइज्जत होगे। लेकिन अब हीरो को रियलाइज हुआ कि वह नौकर कमजोर जादू से जेलस था, और जब यांग ने सीधे सीधे ये बोल दिया तो ओवरसियर उसके शब्दों से सन्न रह गया। सच्चाई से एंग्री होकर उसने हाथ घुमाया और नौजवान को चुप रहने के लिए चिल्लाते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल न कर पाने की वजह से पूरी ताकत से उसके मुंह पर घूंसा मारा। जब लड़का थककर जमीन पर गिर पड़ा तो उसने कहा कि इससे कुछ नहीं बदला, क्योंकि सारी पावर उसके हाथ में है। यांग के सिर पर पैर रखकर उसने डिक्लेयर किया कि यांग उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल बन रहा है और उसे हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। क्रोनी ने बुरी नजरों से घूरते हुए कहा कि लगता है यह लड़का मरना चाहता है, और तलवार निकालते हुए अनाउंस किया कि उसे ऐसा करना ही होगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तलवार थामे हुए उसने कहा कि रिश्तेदार होने की वजह से वह उसकी इंस्टेंट मौत इंश्योर करेगा, और यान ने अपनी आंखों के सामने तलवार देखकर आंखें वाइड कर ली। अचानक कॉरिडोर में एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ टिमटिमा उठी, क्योंकि कोई तहखाने के अंधेरे गलियारों से तेजी से दौड़ा। उसी मोमेंट एक नौकर अंदर आया और वार्डन को बताया कि ड्यूक हिल से एक अर्जेंट खबर आई है जिस पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। दांत पीसते हुए कौन मुड़ा। जॉन से निपटने और अपना अधूरा काम पूरा करने से रोके जाने की वजह से वह एंग्री और चिढ़ा हुआ था। उस नौजवान को पत्थर के फर्श पर छोड़कर उसने नौकर से कहा कि वह एक मोमेंट में आता है, और तेजी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हीरो बैठ गया और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि स्ट्रगल्स और ट्रायल्स से भरी उसकी जिंदगी इस तरह खत्म होगी। अतीत को याद करते हुए उसने सोचा कि उसने हर पॉसिबल कोशिश की थी और उम्मीद की थी कि कम से कम कोई तो ड्यूक जान वेरो के बारे में उसकी यादों को संजो कर रखेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका जिस्म कमजोर होता गया और वह बेहोश होने लगा। सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंध की तरह तैरने लगा। अपनी चेतना के अंधेरे में उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। एक अजनबी ने उसे महाराज कहकर पुकारा और कांपती आवाज में उससे जागने की गुजारिश की। आंखें खोलकर जीन ने नाम को देखा और पूछा कि वह यहाँ कैसे आई, लेकिन लड़की ने कहा कि एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है और उसे भागना होगा। उसे रोकते हुए उसने माना कि उसी की वजह से वह जादूगर और यहाँ तक कि सम्राट भी बन पाया था। जालीदार खिड़कियों से छनकर आते आसमान में चांद को देखते हुए सिर झुकाए और आंखों में आंसू लिए उसने कहा कि वह हार मान रहा है और अब और नहीं लड़ेगा। सब कुछ जैसा है वैसा ही छोड़ने का डिसीजन किया। नाम ने हैरानी से पूछा कि क्या वह दूसरे शाही महल के बगल में बनी जादूगरों की बिल्डिंग के बारे में भूल गया है। बचपन में वह अक्सर वहां छुपकर रोता था और लड़की ने उसे भरोसा दिलाया था कि अगर वह वहां जाएगा तो उसे आजादी का मौका मिलेगा। उस वक्त वह नौजवान हमेशा उसकी बात सुनता था और वे साथ मिलकर जादू की कई किताबें पढ़ते थे, पुराने मंत्रों के रहस्य समझने की कोशिश करते थे। अब उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसे कंधों से पकड़कर उसने पूरे यकीन के साथ कहा कि वह सब कुछ हैंडल कर लेगा। अचानक सब कुछ एक तेज पीली रोशनी से जगमगा उठा और एक प्रोटेक्टिव डोम प्रकट हुआ। यांग ने घबराकर उससे पूछा कि क्या हो रहा है। उसकी बांह से बहते खून को देखकर उसने रियलाइज किया कि लड़की ठंडे पत्थर की जमीन पर उसी खून से निशान बना रही थी। डर के मारे उसने चिल्लाकर कहा कि वह इस डेंजरस जादू को तुरंत रोक दे, क्योंकि इसका अंजाम किसी तबाही में हो सकता है। लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि खून बह चुका है और उसकी ताकत से भी इस प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता। पल भर में बिजली की एक तेज चमक से पूरी जगह जगमगा उठी, जिसके बाद एक जोरदार और दहशतनाक धमाका हुआ। क्रोनी कमरे में घुस आया और घबराकर पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। जो कुछ उसने देखा उससे उसकी आंखें डर से वाइड हो गईं। एक अनयूजुअल मैजिकल चमक ने पूरी जगह को भर दिया, तहखाने को तेज रोशनी से रोशन कर दिया और जादू अपना असर दिखाने लगा। मुस्कुराते हुए नाओम ने कहा कि भगवान ऐसी मुसीबतें नहीं भेजता जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, जबकि उसके
उसके पीछे खड़े नौकर ने तलवार से वार करने के लिए हाथ बढ़ाया। पल भर में फर्श लाल खून की बूंदों से ढक गया जो पत्थर की टाइलों पर फैल गईं, जिससे वहां मौजूद हर इंसान में दहशत फैल गई। एक ही वार में कोन ने लड़की को मार डाला। यांग ने हॉरर से देखा कि उसका बेजान जिस्म तहखाने के ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा। लाश को देखकर नाम को बिलीव नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक और अंतहीन सपने में हो। खून से सनी तलवार उठाते हुए नौकर ने कहा कि उस नौजवान को दुआ करनी चाहिए कि वह फिर कभी दिन की रोशनी न देखे। फर्श एक बार फिर खून की लाल बूंदों से भर गया। इस बार उस बेरहम ने उसका काम तमाम कर दिया था, लेकिन हीरो को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। यांग का दिमाग लड़की के भगवान, आजमाइशों और ईमान के बारे में कहे गए आखिरी शब्दों से भरा हुआ था, जो अब उसे ऑलमोस्ट किसी पेशिन गोई जैसे लग रहे थे। टुकड़ों की तरह उसे अपना अतीत याद आने लगा। कैसे वह एक वक्त पावरफुल एम्परर बना और पूरे साम्राज्य पर राज किया। कैसे उसने जादू के एक गुप्त महल में ग्नोम के साथ वक्त बिताया और सब कुछ खत्म होने के बाद वह इस तहखाने में आ गया बिना यह समझे कि उसने क्या किया था। उसकी आखिरी याद लड़की की मुस्कान थी जो पल भर में गायब हो गई और अब बस एक कड़वी मेमोरी बनकर रह गई थी। जादू की वजह से वह एक अजीब सी हल्कापन में तैरता हुआ महसूस हुआ, मानो उसका जिस्म गायब हो रहा हो और उसकी रूह धीरे धीरे नया जन्म ले रही हो। अपनी परछाई में उसने अपना बचपन देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस करिश्मे से हैरान होकर सूरज की किरणें धीरे धीरे चीड़ के पेड़ों की चोटियों को रोशन कर रही थी, पत्तों को चीरती हुई, जिससे सुकून और शांति का एहसास हो रहा था। जंगल के बीचों बीच एक शानदार महल था जिसके विशाल मैदान फव्वारों, बगीचों और फूलों की क्यारियों से सजे हुए थे। काउंट की तेज आवाज महल के गलियारे में गूंज रही थी। उनके कड़े शब्द पत्थर और संगमरमर की दीवारों से टकराकर दूर तक फैल रहे थे। यान को देखकर उन्होंने चिल्लाकर कहा कि यह लड़का चलना भी नहीं जानता और उसे तुरंत उठने का ऑर्डर दिया, बिना किसी आपत्ति की गुंजाइश रखे। पास ही काउंट और लड़का उस पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने उसे सिर्फ उसकी माँ पर तरस खाकर अपने पास रखा है, क्योंकि उसमें कुछ भी खास नहीं है। औरत ने उत्सुकता से पूछा कि क्या काउंट उस नौजवान को अपना बेटा मानते हैं, लेकिन उस शख्स ने उसे सख्ती से वार्न किया कि वह सोच समझकर बोले और सर मोलिन के सामने इस तरह न बोले। उठने की कोशिश करते हुए जान को सिर चकराता हुआ लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है या ये सब लोग कौन हैं। इसलिए उसने ड्यूक से पूछा, लेकिन ड्यूक ने उसे फिर से उठने के लिए कहा। खड़े होते ही उस नौजवान ने अजीब जगह को चारों तरफ देखा और पूछा कि ये सब लोग कौन हैं और उसे इतनी थकी हुई और ठंडी नजरों से क्यों देख रहे हैं। आईने में अपना चेहरा देखकर वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने खुद को देखा, लेकिन एक बिल्कुल अलग रूप में। उलझन में नौजवान ने आंखें वाइड करके चारों तरफ देखा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वह यह सब सच में देख रहा है। सख्त लहजे में ड्यूक ने यांग से कहा कि वह अपने पिता को बेइज्जत करना बंद करे और सर मोलेन के सामने तहजीब से पेश आए, क्योंकि यह मुलाकात उसका फ्यूचर तय कर सकती है। उसे देखकर नौजवान समझ नहीं पाया कि किस एम्परर की बात हो रही है, लेकिन उसने कोई सवाल न पूछने का डिसाइड किया और चुप रहा। नौजवान के रवैये से नाराज होकर उस शख्स ने शाही फरमान निकाला और उसे दिखाते हुए अपनी बात साबित करने की कोशिश की। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने नौजवान को डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वह अनपढ़ था, लेकिन यांग जानता था कि उसने कोई फरमान जारी नहीं किया था। निराश होकर वह गलियारे के बीच में खड़ा हो गया, यह सोचते हुए कि उसकी जगह कौन ले सकता है और वह अब किसके जिस्म में है। आंखें वाइड करके उसने तारीख देखी और उसका दिल डूब गया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उसने उसकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया था। 1100 ईस्वी के फरमान को ध्यान से देखने पर नौजवान को रियलाइज हुआ कि यह सब 98 साल पहले हुआ था, उसके जन्म से बहुत पहले। अचानक किसी ने उसके हाथों से डॉक्यूमेंट छीन लिया और यांग फ्रीज हो गया। यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके आसपास सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक क्यों हो रहा है। यह चेले था जिसने चिढ़कर पूछा कि उसका भाई इतनी देर तक डॉक्यूमेंट क्यों पढ़ रहा है जबकि वह पढ़ भी नहीं सकता और बस वक्त बर्बाद कर रहा है। आगे बढ़ते हुए काउंट ने कहा कि सेरेमनी के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर को लाने के लिए उन्हें मेहनत करनी होगी। उनके पीछे हीरो ने नौकरानियों को फुसफुसाते हुए सुना कि ऐसा पहली बार हुआ है और वे सोच रही थी कि यांग इस बार क्या करेगा। घड़ी पर नजर डालते हुए उसने सोचा कि वह खुद को 1100 ईस्वी में पा गया है और उस एम्परर के बारे में कुछ नहीं जानता जिसका जिक्र हर कोई बातों के बीच में कर रहा था। आईने में हीरो ने एक अजनबी का चेहरा देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि वह वही है, मानो रियलिटी ही उसके साथ एक क्रूर मजाक कर रही हो। अचानक उसने इमेजिन किया कि वह घड़ी पकड़े हुए लड़की के साथ है, जमाना पीछे की तरफ जा रहा है और वह नौजवान समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। नाओम के मंत्रों को याद करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उसके जादू की वजह से वक्त पीछे चला गया था और वह पिछली सदी में पहुंच गया था। बाहर गर्मियों का मौसम था, सूरज की रोशनी से महल जगमगा रहा था और खाने के कमरे की खिड़कियों से एक सजा धजा हरा भरा बगीचा दिखाई दे रहा था। नौजवान के सामने गोश्त और सब्जियों की एक प्लेट रखी थी। खाना देखने में लजीज लग रहा था और उसकी खुशबू मनमोहक थी। यांग ने एक टुकड़ा काटकर मुंह में डाला और उसके जायके का मजा लिया, जो जेल के खाने से बिल्कुल अलग था। काउंट और उसका बड़ा भाई
भाई चेल हैरानी से उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें वाइड हो गई थीं, मानो उन्होंने कुछ बेहद अजीब देख लिया हो। मुंह पहुंचते हुए नौजवान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जेल में भूखे रहने के बाद उसे सावधानी से और कम मात्रा में खाने की आदत हो गई थी। हाथ में शराब का गिलास लिए मोलेन मुस्कुराते हुए बोले कि यही तो खाने के तहजीब का सही तरीका है। साहब की मेहरबानी देखकर काउंट ने उनसे एम्परर से बात करने की गुजारिश की और उन्होंने यकीन दिलाया कि वे ऐसा जरूर करेंगे। उन्होंने दिलचस्पी से देखा कि फिलॉसफी की पढ़ाई आजकल बहुत चलन में है और उन्होंने जॉन से पूछा कि इस फील्ड के बारे में उसका क्या नजरिया है। जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, उसने पहले बड़े बेटे की तरफ मुड़कर पूछा कि उसे कौन सा फिलोसोफर पसंद है, जिससे परेशान चेल बहुत शर्मिंदा हो गया। नौजवान ने कम से कम एक फिलोसोफर का नाम याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया और उसके ख्याल उलझ गए। अपने भाई को ध्यान से देखते हुए जान समझ गया कि मोलेन इस फैमिली की पढ़ाई लिखाई का लेवल परखने की कोशिश कर रहा है। बातचीत जारी रखने के लिए हीरो ने कहा कि उसे फाइन पसंद है और साहब यह जानकर हैरान रह गए कि नौजवान उस विचारक की रचनाओं से वाकिफ है। मुस्कुराते हुए नौजवान ने आगे कहा कि उस संत की मानवतावादी सोच एक सम्राट के रास्ते को समझने में मदद करती है, और यह सुनकर मुलेन खुश हो गया। जब काउंटेस चुपचाप खाना खा रही थी तो काउंट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि साहब साफ तौर पर उनकी तारीफ कर रहे हैं और टिप्पणी की कि यह सब थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है। गंभीर लहजे में उस शख्स ने कहा कि ड्यूक का बेटा इतना ज़हीन है कि न सिर्फ सम्राट बल्कि बर्बर कबीले वाले भी उस पर ध्यान देंगे। ये शब्द सुनते ही यांग के दिमाग में सवाल उठा कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वे अपने खतरनाक पड़ोसियों यानी उन जंगजू बर्बर योद्धाओं का जिक्र कर रहे हैं जो सरहद के उस पार रहते थे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जिसे ब्रॉक कहते थे, जिसकी सीमाओं पर कबीले के योद्धा और शक्तिशाली साम्राज्य दोनों साथ साथ रहते थे। यह इलाका हमेशा से खतरनाक और अनिश्चित रहा था, जहां एक पल की शांति और अगले पल का खून एक दूसरे के बगल में चलते थे। सोच में डूबे हुए नायक ने पूछा कि क्या यह सच है कि उनके परिवार ने उस युद्ध प्रिय कबीले के साथ शांति का कोई समझौता किया है। अचानक उसके पिता ने उसका हाथ थाम लिया और वह एकदम से वर्तमान में लौट आया। भविष्य के बारे में उसके गहरे ख्याल एक झटके में टूट गए। मुस्कुराते हुए कांट ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि यह नौजवान जल्द ही शांति की पहचान बन जाएगा। लेकिन यांग के मन में कहीं गहरे एक अलग ही सच्चाई थी। उसे याद था कि एक दिन उसे बर्बरों के हवाले कर दिया जाएगा, जैसे किसी सौदे का हिस्सा हो। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने ऊपर से कोई रिएक्शन नहीं दिया। माहौल को बिगाड़ना नहीं था, इसलिए नायक ने मुस्कुराया और अपने पिता की बात से सहमति जताई। हालांकि उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बाहर से देखने पर हवेली एकदम भात थी और खामोश नजर आती थी, लेकिन अंदर एक तूफान उठने वाला था जो परिवार की नाजुक शांति को हमेशा के लिए हिला देगा। काउंट के सबसे बड़े बेटे ने यांग पर चिल्लाते हुए कहा कि सिर्फ उनके खानदान में शामिल होने से कोई रईस नहीं बन जाता और उसे किसी को भी बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। नायक ने शांत मगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि अगर उसे भाइयों में शामिल न माना जाता तो उसकी जगह चिल को ही निकाल बाहर किया जाता। यह सुनकर वह शख्स को भी आग बबूला हो गया। उसने एक फूलदान उठाया और नौजवान पर चिल्लाते हुए पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की, और झपट पड़ा। लेकिन अचानक फूलदान उसके हाथों से छूट गया और टाइल वाले फर्श पर जा गिरा। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। यांग खामोशी से सब देखता रहा, जबकि उसका भाई चिल्लाया कि वह अपनी माँ की तरह मरेगा और एक घटिया इंसान को उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि उसे बस उसके हुक्म मानने चाहिए। यह सुनते ही नायक के अंदर कुछ टूट गया। गुस्सा और आक्रोश एक साथ उसके सीने में उबलने लगे और अपनी माँ की बेइज्जती के बाद उसके दिल में पहली बार सच्चाई और इंसाफ की जबरदस्त चाह जागी। एक पल बाद नौजवान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, ऐसी जो पहले कभी नहीं थी, और पहली बार वह सच में अपने इस अत्याचारी भाई से हिसाब चुकाना चाहता था। अपने भाई को घमंडी कहते हुए यांग ने जादू का इस्तेमाल किया और उसके चारों तरफ पीली रोशनी फैल गई, जैसे अचानक आग भड़क उठी हो। तेज चमक से आंखें चूंधिया गईं और इस अचानक हुए करिश्मे से घबराकर चेल ने पहले तो अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया, मानो इस अजीब जादू से खुद को बचा रहा हो। फिर अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और चौड़ी आंखों से देखने लगा। जो कुछ उसने देखा था उस पर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। असल जिंदगी में जादू, एक रियल इंसान की सुपरनैचुरल ताकत जो हो रहा था उस पर बिलीव न कर पाने की वजह से लड़के को लग रहा था कि यह कोई सपना है, कि ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता, कि कुछ तो पागलपन है। यांग ने कड़े लहजे में कहा कि उसके भाई को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी माँ के बारे में अपनी जहरीली जबान से बकवास नहीं करनी चाहिए। नौजवान की तरफ घूरते हुए उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। उसकी आवाज में सीधी धमकी थी और उसकी नजरें जो कुछ भी सामने था उसे जलाती हुई लग रही थी। डरा हुआ चेल जमीन पर बैठा हाथों से खुद को ढककर यांग से गिड़गिड़ाने लगा कि वह पास न आए और उसे अकेला छोड़ दे। वह कांप रहा था, उसे डर था कि उसका भाई सच में उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तभी अचानक नायक को दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई दी और वह तेजी से मुड़ा। उसे एहसास हुआ कि कोई सीधे उस कमरे की तरफ आ रहा है जहां यह सब
हो रहा था। मोलेन कमरे में दाखिल हुआ और जो कुछ हो रहा था उसे जैसे देखा ही ना हो, बड़े आराम से दोनों लड़कों को शांत होने और चाय पीने का सुझाव दिया। जब सर ने दरवाजा खोला तो यान का जादू अभी भी कमरे में मौजूद था। पूरा माहौल एनर्जी और टेंशन से भरा हुआ था। चमक से पूरी जगह जगमगा रही थी। हैरानी और एक अजीब सी बेबसी से भरा वह शख्स दरवाजे पर ही ठिठक गया। ऐसा कुछ देख रहा था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर में काउंट और उनकी पत्नी भी आ गए और साहब की हालत देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मोलेन के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। जो उसने देखा था उससे वह सन्न खड़ा था। दरवाजा पटकते हुए पिता ने गुस्से में पूछा कि माजरा क्या है। उनकी आवाज में साफ धमकी थी। फर्श पर बैठा बड़ा बेटा उठने और कोई लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पूरा जिस्म डर से थर-थर कांप रहा था और वह सच बोलने से घबरा रहा था। पास आकर यांग ने अपने भाई के कंधे पर धीरे से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसने तो बस उसे फूलदान के साथ सावधान रहने की वार्निंग दी थी। मुड़कर उसने मुस्कुराते हुए चेल को जल्दी उठने को कहा, जबकि लड़का डर और हैरानी से उसे घूरता रहा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नायक ने उसकी मदद की पेशकश की, जबकि बाकी लोग चुपचाप दरवाजे से झांकते हुए इस सीन को अवाक होकर देखते रहे। गुस्से में काउंट ने हन्ना को ऑर्डर दिया कि जान को उसके कमरे में ले जाए, क्योंकि अब उनमें इस तरह का बर्ताव झेलने की ताकत नहीं बची थी। काले बालों वाली नौकरानी फटाफट दौड़ी और बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई आपत्ति किए चुपचाप हुक्म बजाने के लिए तैयार हो गई। नौजवान को ले जाते हुए लड़की ने उससे पूछा कि वह इतना अजीब और बेढंगा क्यों है और एक रईस की तरह तहजीब से पेश क्यों नहीं आ सकता। उनकी बातचीत सुनकर मुलेन के मन में एक अजीब सी बेचैनी आ गई। उसे लगा कि कुछ तो है जो सही नहीं है और अंदेशा हुआ कि यह सब किसी बड़ी और खतरनाक सिचुएशन में बदल सकता है। दोनों धीरे धीरे दूसरी बिल्डिंग के गलियारों से होकर गुजरे, जो मुख्य हवेली के मुकाबले काफी छोटी और सादी लगती थी, जैसे दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क हो। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पलंग और एक अलमारी रखी थी। चारों तरफ लकड़ी का सादा सामान था, कोई सजावट नहीं, कोई नफासत नहीं। जब यांग ने दरवाजा खोला तो उसने तुरंत इस कमरे की सादगी और बेरंगीपन को महसूस किया। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे याद दिलाता कि वह किसी रईस घराने में है। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, उसने अचानक लड़की को अपना नाम पुकारते हुए सुना। वह हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ा, जैसे उसके पास कोई जरूरी बात हो। लड़की ने बताया कि उसके पास उसकी माँ का एक खत है, क्योंकि नायक रोज रोता था और संदेश भिजवाने की गुजारिश करता था, लेकिन खुद जा नहीं सकता था। उस नायक की किस्मत पर दिल में दर्द महसूस करते हुए, जिसके जिस्म में अब यांग था, उसे एहसास हुआ कि बेचारे लड़के के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह इस हवेली में एक कैदी से कम नहीं था। शांत आवाज में उसने हन्ना को भरोसा दिलाया कि वह अब और नहीं रोएगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह पूरी तरह बदल चुका है। तभी अचानक हन्ना ने खाने के बारे में पूछा। नायक उलझन में उसकी तरफ मुड़ा। ये समझ नहीं पाया कि अभी की बातचीत से खाने का क्या ताल्लुक है। झुककर उसने बताया कि उसके 5 भाई बहन हैं और वे सब सिर्फ वही खाते हैं जो यांग उन्हें देता है, इसलिए उसने उससे विनती की कि वह उन पर दया करे। नौजवान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब सच में उसे अपना खाना देना होगा। वह चुप रहा, सभी पहलुओं पर सोचता रहा, हर संभावित नतीजे के बारे में सोचता रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा कि वह अपना खाना देने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। यह सुनकर नौकरानी हैरान रह गई। मुस्कुराते हुए उसने हन्ना से कहा कि भविष्य में उसकी मदद करे। थोड़ी देर सोचने के बाद लड़की ने कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कर दी और कहा कि वह शाम को वापस आएगी। उसने अपने मालिक को शुक्रिया कहा और कमरे से चली गई। जान को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। दरवाजा बंद होते ही नौजवान ने अपना सिर थाम लिया और बड़बड़ाया, यह सोचते हुए कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और आगे का रास्ता क्या होगा। यह जानते हुए कि जादू इंसान को वहीं ले जाता है जहां वह पहली बार प्रकट हुआ था। नायक के मन में सवाल उठा कि उसे इतनी दूर और एक अजनबी के जिस्म में क्यों भेजा गया। यान सोच रहा था कि वह अपने जन्म से भी पहले के जमाने में यहाँ कैसे पहुंच गया। उसे पूरा यकीन था कि इस दुनिया में ऐसे इत्तेफाक होते हैं जो किसी रहस्य और तकदीर से जुड़े लगते हैं। अचानक उसने दरवाजे के बाहर हन्ना की आवाज सुनी। लड़की खाना लेकर आई थी, लेकिन यान ने कहा कि वह अंदर आए बिना सब वहीं छोड़ सकती है। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पर रखा खाना देखा और गहरी सांस ली, यह सोचते हुए कि उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। थाली में रोटी का एक टुकड़ा और एक गिलास दूध था, बस इतना। यान तुरंत समझ गया कि किसी ने उसकी मेहनत के बदले मिले खाने में से कुछ ले लिया है, लेकिन इन हालात में भी उसके लिए आई इस छोटी सी थाली को देखकर उसके मन में एक ख्याल आया कि क्या इतना खाना सच में बहुत कम नहीं है। मेयर मुलेन के साथ दोपहर के खाने की याद आई और उसने एक गहरी आह भरी। उस दस्तरखान पर खाने की इतनी भरमार थी, इतना स्वाद था, जिसकी अब बहुत कमी महसूस हो रही थी। उस वक्त भी इतनी वैरायटी के बावजूद उसने नोटिस किया था कि उनमें कोई भी घोली नहीं था और अब उसे उसकी कमी का एहसास हो रहा था। यह एक बेहद पौष्टिक फल था जो सदियों से लोगों का पेट भरता आया था और पूरे पूरे परिवारों को भयानक अकाल से बचाता था। इसे एक जमाने में खरपतवार माना जाता था और इसके बीजों को जहरीला समझा जाता था, लेकिन जब इसे खाने का सही और सेफ तरीका खोज लिया गया तो मौतों की दर में पूरे 85% की भारी गिरावट आई। थाली हाथ
में थामे यांग को अचानक याद आया कि यह खोज तो अभी 50 साल बाद होगी, बहुत दूर के भविष्य में, और अभी तक किसी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। यह सोचकर उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसने घोली का सही इस्तेमाल सिखाया होता तो शायद इस साम्राज्य में कभी अकाल ही न पड़ता। फिर वह काउंट के दफ्तर में आया। उस शख्स ने उसे एक जरूरी खबर दी कि परसों राजधानी से सीधे आने वाले सलाहकारों के लिए एक स्वागत समारोह रखा जाएगा। गंभीर लहजे में यांग ने जवाब दिया कि वह पूरी कोशिश करेगा और इतने बड़े लोगों के सामने ब्रोक परिवार को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। तभी अचानक उसके पिता ने बताया कि उसकी माँ की तरफ से एक तोहफा आया है। यह सुनते ही नौजवान जड़ हो गया और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उन्होंने डेस्क की दराज से एक छोटा सा सफेद कपड़े का थैला निकाला जो उनके गोद लिए बेटे के किसी अपने का भेजा हुआ था। उन्होंने बताया कि उसमें कुछ सिक्के और एक खत है और नौजवान को सौंपते हुए कहा कि वह अपने उस्ताद से इसे जोर से पढ़वाए। जब नौजवान थैले को देख रहा था तभी काउंट ने कहा कि अगर उनका बेटा अच्छा बर्ताव करे तो स्कूल जाने से पहले वह अपनी माँ से मिल सकेगा। यांग ने तहजीब से हाँ कर दी। तभी अचानक एक नौकर दफ्तर में आया और धीमी आवाज में ड्यूक को पुकारा। साफ था कि कोई अहम खबर लेकर आया था। बिना कोई जवाब दिए उस शख्स ने अपने चेहरे पर शांत और गंभीर भाव बनाए रखे, अपनी बेचैनी को अंदर ही अंदर छुपाते हुए, और खामोशी से सामने देखता रहा। फिर अचानक वह उठा और दफ्तर से बाहर चला गया। यांग को अकेला छोड़ दिया। कमरे में अब सिर्फ कागजों की खड़खड़ाहट और मोमबत्तियों की हल्की खुशबू बची रह गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और थोड़ी देर बाद नायक को दीवार के पीछे से किसी के बात करने की आवाजें सुनाई दी, जिससे वह उत्सुक भी हो गया और थोड़ा चिंतित भी। वे किसी ठंडे मिजाज वाले लड़के की बात कर रहे थे और नौजवान हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं और इसका क्या मतलब निकलता है। तभी अचानक उसकी नजर मेज पर रखे कागजों के एक ऊंचे ढेर पर पड़ी और उसने उन्हें करीब से देखने का मन बना लिया। हिम्मत करके उसने कुछ पन्ने उठाए और उनमें लिखी बातें समझने की कोशिश की, यह उम्मीद रखते हुए कि शायद कोई ऐसी बात मिल जाए जो चल रहे माजरे पर रोशनी डाले। उसने बड़े गौर से लाइनें पढ़नी शुरू की, क्योंकि सच ये था कि वह काफी पहले से पढ़ना जानता था, भले ही उसके आसपास के लोग उसे अनपढ़ और बेवकूफ समझते थे। कागजों की तुलना करते हुए जब नौजवान ने ऐसे नंबर्स और रिकॉर्ड्स देखे जो किसी भी हिसाब से आपस में मेल नहीं खाते थे और जिनसे साफ जाहिर होता था कि कुछ बड़ी बात छुपाई जा रही है, तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। डबल हिसाब किताब को समझते ही यांग एक भारी नतीजे पर पहुंचा। उसके पिता शाही खजाने और राजधानी के लिए जमा किए जाने वाले टैक्स की चोरी कर रहे थे। यह बेहद बेशर्मी भरी बात थी, इसलिए नायक के मन में ख्याल आया कि शायद इन्हीं शक और गड़बड़ियों की वजह से सर मोलेन को राजधानी से यहाँ भेजा गया था। उसे लगा कि इतना बड़ा राज छुपाना आसान नहीं होता और देर सबेर इसकी भनक किसी न किसी को लग ही जाती है। अचानक उसने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी और उसे धीरे धीरे खुलते देखा। पकड़े जाने का डर उसके दिल में तेज लहरों की तरह उठने लगा और वह घबराहट में आंखें फाड़कर देखने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा शायद कमरे में बाकी लोगों को भी सुनाई दे जाए। यह सोचकर कि वह अभी पकड़ा जाने वाला है और कोई भी रिस्क न लेने का पक्का इरादा करते हुए उसने फौरन जादू इस्तेमाल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। वक्त बहुत कम था और सोचने की गुंजाइश और भी कम। अपनी ताकत को एक जगह जमा करते हुए यांग ने दफ्तर की सारी बत्तियां एक झटके में बुझा दी, जिससे कमरा पल भर में घुप अंधेरे में डूब गया। उसे उम्मीद थी कि इस तरह वह पकड़े जाने से बच जाएगा और कोई उसे वहां देख नहीं पाएगा। अंदर आए कांट ने हैरानी से पूछा कि अचानक सारी बत्तियां क्यों बुझ गईं, और कमरे में चारों तरफ नजर घुमाकर समझने की कोशिश की कि माजरा क्या है। उनकी आवाज में हैरानी और हल्की सी चिड़चिड़ाहट दोनों एक साथ थीं। उनके पीछे पीछे चलते नौकर ने जवाब दिया कि उन्होंने हाल ही में लैंप बदले थे और शायद कुछ फिर से खराब हो गया है। उसने अंदाजा लगाया कि किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ऐसा हुआ होगा, हालांकि उसे खुद भी ठीक ठीक नहीं पता था। मोमबत्तियां जलाने का सुझाव देने के बाद वह नौजवान अचानक जोर से चिल्ला उठा और ड्यूक थोड़ा चौंककर हैरानी से उसकी तरफ मुड़ा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि यह नई आवाज कहां से आई। माफी मांगते हुए बटलर ने कहा कि वह बस किसी चीज से ठोकर खाकर गिर गया था। मालिक ने ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे कागज इकट्ठा करके करीने से रखने को कहा, जैसे कि यह कोई बड़ी बात ही न हो। अचानक उस शख्स की नजर जान पर पड़ी और उसे वहां देखकर वह सच में हैरान रह गया। उसे लगा था कि लड़का बहुत पहले ही जा चुका होगा, लेकिन वह अभी भी दफ्तर में खड़ा था। तेजी से हरकत करते हुए काउंट खिड़की के पास गया और भारी पर्दे एक झटके में हटा दिए, जिससे सूरज की किरणें सीधे कमरे में घुस आईं और पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब सब कुछ साफ दिखाई देने लगा तो उसने नौजवान की तरफ एक सवालिया नजर डाली और जवाब का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह एक्सप्लेनेशन चाहता है, लेकिन नायक चुप रहा, बेवजह के शब्दों से खुद को जाहिर न करने की पूरी कोशिश करते हुए। मेज से दूर हटकर वह बिना हिले डुले तहजीब से खड़ा रहा, जबकि उसके पिता ठंडे गुस्से और भारी शक भरी नजरों से उसे घूर रहे थे। यांग के फैले हुए हाथों में अभी भी उसकी माँ का भेजा हुआ सिक्कों का थैला था और ऐसा लग रहा था मानो वह उस तोहफे को ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक काउंट की नजर मेज पर रखे कागजों पर गई। उन्होंने देखा कि वे पहले की तुलना
में अलग तरीके से रखे हुए थे और फौरन उनके मन में शक जाग उठा कि उनके बेटे ने कुछ गड़बड़ जरूर की है। चिड़चिड़ाहट और गुस्से में उस शख्स ने पूछा कि आखिर लड़का यहाँ कर क्या रहा है, लेकिन नायक ने शांत चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसके पिता ने उसे जाने के लिए कहा ही नहीं था। मेज पर बैठते हुए काउंट ने बताया कि पुराने कबीले के लोग जान के हस्ताक्षर वाला एक पत्र मांग रहे हैं। यह सुनकर नौजवान ने हैरानी से पूछा कि इसकी क्या जरूरत है। काउंट ने समझाया कि बर्बर लोग लगातार सिरदर्द बने हुए हैं, इसलिए उन्होंने नायक से वक्त वक्त पर उनसे खत किताबत करने की गुजारिश की है। साथ ही उसे यह भरोसा भी दिलाया कि उसका उस्ताद बोलकर लिखवाने में मदद करेगा। इतना कहने के बाद उसने कहा कि लड़का जा सकता है। नौजवान ने आज्ञाकारी होकर हुक्म माना ताकि कांट में कोई भी बेवजह का शक या गुस्सा पैदा न हो। उसके जाते ही दरवाजा चरमराते हुए बंद हो गया और उस अजीब सी आवाज की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। दालान में कदम रखते हुए और खत को हाथ में लिए उसने काउंट को यह सोचते हुए सुना कि उसकी माँ अपने नासमझ बेटे को महंगे कागज पर क्यों लिख रही है और क्या वह सच में लिख भी रही है। संदेश पढ़ना शुरू करते ही जान को पता चला कि दुर्गा की देखभाल की वजह से वह ठीक है और उसने प्यार भरे अंदाज में उसका हालचाल पूछा था। हर लफ्ज में एक माँ की तड़प और फिक्र साफ झलक रही थी। दालान में चलते हुए नायक ने हर लाइन को बड़े गौर से पढ़ा, एक भी बात न चूकने की कोशिश करते हुए और शब्दों के पीछे छुपे मतलब को समझने की पूरी कोशिश की। संदेश से उसे पता चला कि उसकी माँ अपने बेटे के नए परिवार से बहुत खुश थी और उससे एक गुजारिश की थी कि अगर वह कभी किसी दूर के रेगिस्तान में जाए तो उसे जरूर पूरा करे। पत्र पढ़ने के बाद यांग के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि अजनबियों के बारे में उसका शक सही साबित हो रहा था। अब बस इतना बाकी था कि वह अपने अंदाजों को ठोस सबूतों से पक्का करे। शाम को जब चांद ने आसमान को अपनी शांत रोशनी में नहला दिया, राजधानी से कुछ खास मेहमान हवेली में आए और पूरे ब्रोक परिवार ने उनका शानदार स्वागत किया। डावर ने झुककर काउंट को दावत के लिए शुक्रिया कहा और बोला कि उनके घर आना और इस उत्सव की मेज पर बैठना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। उसके लहजे में तहजीब और आदर दोनों एक साथ थे। एक और मेहमान ने अदब से काउंटेस के हाथ को बोसा दिया और अपना परिचय मैक के रूप में दिया, जिससे वह मुस्कुराई और उन्होंने भी उसे इज्जत से देखा। बगीचे में छोटी छोटी मछलियों से भरा एक छोटा सा तालाब चमक रहा था। तारे उसकी शांत सतह पर इस तरह झलक रहे थे मानो किसी ने सारा आसमान सीधे पानी में उड़ेल दिया हो। पूरा नजारा किसी सपने जैसा लग रहा था। मेज पर सर मुलेन की नजर जान के शानदार पहनावे पर पड़ी और उस नौजवान ने जवाब दिया कि वह बहुत पहले से इस मुलाकात का इंतजार कर रहा था और राजधानी की जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। मुस्कुराते हुए मैक ने पूछा कि आखिर किस बात ने उस नौजवान में इतनी दिलचस्पी जगाई है। उसकी आंखों में एक जीती जागती जिज्ञासा थी, जैसे वह खुद भी उस जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। नायक ने उत्सुकता से पूछा कि दरबार में आखिर क्या खाया जाता है, क्योंकि उसके लिए यह जानना जरूरी था कि ऊंचे समाज और शाही खानदान का असली रहन सहन कैसा है। शांत लहजे में डावर ने कहा कि राजधानी में कोई खास बात नहीं है। अमीर लोग ज्यादा और बेहतर खाते हैं, जबकि गरीब लोग जो मिलता है उसी में गुजारा करते हैं। आखिर में उसने कहा कि कुलीन वर्ग के खाने में भी अभी विविधता की कमी है। नौजवान ने उत्सुकता से पूछा कि वह किस तरह के खाने की बात कर रहा है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने पूछा कि क्या होगा अगर कोई ऐसी नई चीज सामने आ जाए जिसे पहले बेकार समझा जाता था लेकिन जो गरीबों का पेट भर सके। नौजवान के इस सुझाव ने पूरी मेज पर सन्नाटा छा दिया। मेहमान एक पल के लिए सन्न रह गए, मानो उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। मुस्कुराते हुए मैक्स ने सुझाव दिया कि इस अनोखे आइडिया पर राजकुमार से खुद बात की जाए और उन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसे साहसी और नए प्रपोजल्स उन्हें जरूर पसंद आएंगे। हैरान होकर यांग ने पूछा कि वे आखिर किस राजकुमार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे राजकुमार के बारे में नहीं सुना था जिसे खाने पीने में दिलचस्पी हो। डिग्गोर ने बताया कि साम्राज्य में महामहिम गेल हैं और वे हमेशा से नए और काबिल लोगों में खास दिलचस्पी रखते आए हैं। याद करके यांग को एहसास हुआ कि वे गेल वेरियन के बारे में बात कर रहे होंगे, वही जिसने जादूगरों का विद्रोह भड़काया था और जिसे आखिरकार भयानक हार का मुंह देखना पड़ा था। अचानक उसे लगा कि ये सभी राजदूत उसी शख्स के आदमी हैं और अपना उल्लू सीधा करने यहाँ आए हैं। मुस्कुराते हुए उसने उन्हें यकीन दिलाया कि यह नौजवान राजकुमार का दोस्त जरूर बनेगा, लेकिन नायक के मन में एक ही बात थी कि दुश्मनों से दूर रहना ही समझदारी है और बेहतर यही होगा कि उनका इस्तेमाल किया जाए, न कि उनके जाल में फंसा जाए। अपना शराब का गिलास मेज पर रखते हुए मिल्टन ने अफसोस जताया कि वक्त बहुत जल्दी बीत गया और वह इस जरूरी बातचीत को बाद में जारी रखना चाहेंगे। उस शख्स ने अदब से पूछा कि क्या काउंट को उनकी गुजारिश बेअदबी लगेगी, और मेजबान ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उनकी बात सुनने की हामी भर दी। अचानक मिल्टन ने पूछा कि क्या वह महामहिम के साथ अकेले टहलने जा सकते हैं। काउंट ने उलझन में पूछा कि क्या उनका मतलब जाना से है। सहमत होते हुए उस शख्स ने कहा कि वह चेल को उनके साथ भेज देगा। साहब तो खुश थे, लेकिन नौजवान खुद अपने भाई के साथ जाने से बचना चाहता था और सच कहें तो डर भी रहा था। पसीने से तर माथे को रुमाल से पोंछते हुए लड़का बगीचे में आया और मेहमानों
से पूछा कि क्या वे पहुंच गए, अपनी घबराहट और थकान को किसी तरह छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए। उसकी तरफ मुड़कर मैक ने जवाब दिया कि वे लगभग पहुंच ही गए हैं और उसने नोटिस किया कि काउंट का बड़ा बेटा बेहद थका हुआ और बेरंग लग रहा था। मिल्टन की गहरी नजरें अपने ऊपर महसूस करते हुए उसने चेल को थोड़ा आराम करने का सुझाव दिया, यह देखते हुए कि वह साफ तौर पर ठीक नहीं था। नौजवान को एक बेंच पर ले जाते हुए डोर ने कहा कि वे बाद में साहब और जीन से मिलेंगे, इस कोशिश में कि बड़ा बेटा चलते चलते गिर न पड़े। मुस्कुराते हुए नायक ने कहा कि वह पूरी सिचुएशन समझता है, भाई का ख्याल रखने को कहा और अपने मेहमान के साथ आगे बढ़ गया। झील की चिकनी सतह को देखते हुए उस शख्स ने गौर किया कि पिछली बार उसने नायक की आंखों में एक सुनहरी चमक देखी थी जो बहुत अजीब और डरावनी लगी थी। बगीचे की तरफ देखने वाले एक छोटे से मंडप पर रुककर उसने सीधे नौजवान से पूछा कि क्या वह जादूगर है, और जवाब का इंतजार करते हुए उसकी तरफ गौर से देखने लगा। एक अजीब सी खामोशी छा गई। यांग के मन में सवाल उठा कि क्या उसे अपनी ताकत का राज कबूल करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता था। राज को राज ही रखने का फैसला करते हुए उसने तनाव भरी मुस्कान के साथ कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अपनी बेचैनी को अंदर ही अंदर दबाते हुए उसने खुद को जाहिर होने से बचाया। मिल्टन ने गर्मजोशी से कहा कि राजकुमार गेल हमेशा जादूगरों से मिलकर खुश होते हैं, क्योंकि जादू एक बड़ा वरदान है जो पूरी दुनिया और पूरे मुल्कों की तकदीर बदल सकता है। नौजवान ने शक भरे लहजे में पूछा कि क्या यही एकमात्र वजह है कि महोदय इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उसकी आवाज में व्यंग्य और थोड़ा अविश्वास दोनों साफ झलक रहे थे। हैरान होकर मिल्टन ने पूछा कि उस नौजवान का असल में क्या मतलब था। नायक ने जवाब दिया कि वह शख्स साफ तौर पर उसकी पावर्स में दिलचस्पी रखता था, न सिर्फ राजकुमार की वजह से बल्कि अपनी किसी और गरज से। पानी में अपनी परछाई देखते हुए उसने टॉपिक बदलने का फैसला किया और कहा कि उसे यकीन है कि मेहमान के पास उससे पूछने के लिए कुछ और जरूरी सवाल होंगे। जान को देखते हुए मिल्टन चुप रहा। उसकी नजरों में झिझक साफ दिख रही थी, मानो वह बात पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था जो वह सच में पूछना चाहता था। जब नायक ने सीधे पूछ लिया कि क्या महोदय टैक्स के पैसों की हेराफेरी की जांच करने आए हैं, तो वह शख्स साफ तौर पर हड़बड़ा गया। अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर को थोड़ा सुकून देते हुए नायक ने माना कि उसे भी मिल्टन से कुछ चाहिए और गंभीर चेहरा बनाकर दोनों के फायदे वाले एक डील का प्रपोजल रखा। हैरान होकर महोदय ने पूछा कि क्या जान सच में उन्हें ब्रैक्स का डबल अकाउंट्स वाला हिसाब किताब देना चाहता है, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स पूरे परिवार की तकदीर पलट सकते हैं। मुस्कुराते हुए नायक ने पूछा कि बदले में वह शख्स क्या देगा। सरकारी पैसों की हेराफेरी एक ऐसा जुर्म था जो उसे भी मुसीबत में डाल सकता था। साथ ही उसने याद दिलाया कि वह नौजवान अभी तक ऑफिशियली परिवार का हिस्सा नहीं था। उस शख्स ने समझाया कि अगर वह गोद लेने की प्रोसेस में देरी करे तो नौजवान जिम्मेदारी और फौज में भर्ती होने से बच जाएगा। मुस्कुराते हुए यांग मुड़ा और बोला कि उसकी गुजारिश बिल्कुल अलग है और हिसाब किताब और कागजात तो बस एक जरिया है, बातचीत की असली मंजिल नहीं। दरअसल उसे शाही दरबार में सजा से बचने के लिए मदद चाहिए थी और वह अपनी निजी जमीन भी हासिल करना चाहता था। उसने पूरे यकीन के साथ कहा कि वह बिना गोद लिए भी योद्धा कुल में शामिल होने को तैयार है, बस शक से बचने और एक मजबूत प्रोटेक्शन पाने के लिए। मिल्टन ने हैरानी से पूछा कि क्या नौजवान को सच में नहीं पता कि वह कुल कहाँ रहता है और वहाँ की जिंदगी कैसी है, लेकिन नौजवान ने कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया कि वह नतीजों को अच्छी तरह समझता है। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर उसने किसी को भी हेरा फेरी के बारे में बताया तो उसके पिता को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वह सेफ रह सके। ताकतवर योद्धाओं का कुल उसके लिए फायदेमंद था और नौजवान ने उत्सुकता से पूछा कि क्या साहब उसे और उसकी माँ को अपनी प्रोटेक्शन में लेंगे। एक गहरी आह भरते हुए मिल्टन ने टॉपिक बदलने का फैसला किया और कहा कि उन्हें चेले के पास लौटना है जो अभी तक बगीचे में नहीं आई थी। मुस्कुराते हुए यांग सहमत हो गया और समझ गया कि वह शख्स ऐसे प्रपोजल्स के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे बहुत अचानक और सीधे थे। झुककर उसने कहा कि वह यहीं रुकेगा और साहब ने उसे अपने पुश्तैनी घर के नजारों का लुत्फ उठाने की इजाजत दी और इस मुश्किल बातचीत को वहीं छोड़ दिया। अलविदा कहने के बाद वह बुजुर्ग चला गया और नौजवान को अपने ख्यालों और अनकहे इरादों के साथ अकेला छोड़ दिया जो उसके पूरे फ्यूचर का फैसला कर सकते थे। यह याद करते हुए यांग को एहसास हुआ कि यही वह वक्त था जब ब्रॉक परिवार टूटना शुरू हुआ था और अब उसे अपनी प्लान से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना था। यह समझते हुए कि उसे अपनी मौजूदा हैसियत में महल में दाखिला नहीं मिलेगा, उसने हर मौके का फायदा उठाने का पक्का इरादा कर लिया, चाहे वह कितना भी जोखिम भरा और खतरनाक क्यों ना हो। मोलन को डबल एंट्री वाली अकाउंटिंग डायरी सौंपने और उसके परिवार को फंसाने के बाद वह जानता था कि उसका अगला कदम काउंट की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना ही होगा। मुट्ठी भींचकर वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इरादे के साथ खड़ा हो गया। वह जानता था कि अपनी तकदीर बदलनी है और दूसरों के खेलों और साजिशों में मोहरा बनना बंद करना है, लेकिन सबसे पहले उसे एक मजबूत अलायंस की जरूरत थी। और जीन का मानना था कि उसका पहला काम परलोक के योद्धाओं के कबीले से दोस्ती करना, उनका साथ और ताकत हासिल करना था। सपनों और प्लान्स में डूबा हुआ वह नौजवान बगीचे में पानी की चिकनी सतह को देर तक निहारता रहा। तालाब में चांद का अक्स किसी फैसले की तरफ उसे धकेल रहा था, मानो वक्त खुद उसे कुछ बता रहा हो। मुड़कर देखते ही उसने अचानक एक लंबी काली चादर ओढ़े एक औरत को देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा।
था। यह नजारा अजीब और डरावना लग रहा था। आंखें फाड़कर वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके सामने एक ऐसी शख्सियत खड़ी थी जिससे वह यहाँ और इस वक्त मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और वह हाथों में लाल लिली से भरा एक गमला लिए खड़ी थी, मानो किसी को कुछ देने जा रही हो और किसी मुलाकात का इंतजार कर रही हो। यांग उसके पीछे दौड़कर आया और कांपती उंगलियों से उसका कंधा पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं यह कोई भ्रम न हो, लेकिन उसकी जिल्द की गर्माहट ने उसे कुछ और ही बताया। हैरानी से चिल्लाते हुए वह औरत डरकर पीछे मुड़ी और उसका चेहरा एक साथ अविश्वास, खुशी और गहरी तड़प से चमक उठा। मुस्कुराते हुए यांग ने पूछा कि वह कैसी है और उसकी आंखें फौरन आंसुओं से भर आईं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। कड़वाहट के साथ उसने पूछा कि वह कैसा है और कहा कि उसे देखकर खुशी हुई, भले ही यह मुलाकात छोटी और तकलीफ देह हो। उसने बताया कि हन्ना ने खबर दी थी कि उसे अपने बेटे से मिलने के लिए तीसरे तालाब पर आना चाहिए। पहले तो उस औरत को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन लड़की ने पूरे कॉन्फिडेंस और दृढ़ता से कहा कि मुलाकात अभी मुमकिन है और माँ ने उम्मीद के साथ हाँ कर दी। जान के चेहरे पर अपनी हथेलियां रखते हुए उसने उसकी आंखों में देखा और उसने कहा कि वह ठीक है और उसका पैकेज मिल चुका है। उसने अपने इरेगुलर लेटर्स के लिए माफी भी मांगी, क्योंकि उसका दिल उसके लिए तड़प रहा था, लेकिन हालात की वजह से वह उससे ज्यादा करीब नहीं आ पा रहा था और न ही अक्सर खत लिख पा रहा था। अचानक उसे कुछ जरूरी याद आया और उसने मौका देखकर अपनी माँ से पूछने का फैसला किया, क्योंकि वह उसकी आंखों में देख रही थी। सिक्कों से भरा थैला दिखाते हुए उसने पूछा कि क्या उसने ये सिक्के भेजे हैं, लेकिन वह औरत हैरान थी, क्योंकि उसके पास कभी इतना सोना नहीं था। थैला देते हुए यांग ने उससे कहा कि पैसे ले ले और सफर की तैयारी करे। उसने वादा किया कि वह हन्ना के जरिए उसे रवानगी की सही तारीख बता देगा। थैला लेते हुए उस औरत ने फिक्र से पूछा कि क्या कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही जुदाई का एक अजीब सा डर था। घुटने टेककर उसने कहा कि अगर उसका बेटा कांट के घर से भागना चाहता है तो उसे भाग जाने दो, क्योंकि उसने एक बार भारी मन से उसे वहां भेजा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा कि अगर वहां उसके लिए मुश्किल है तो बुरे बर्ताव और खतरे को सहने के बजाय भाग जाना बेहतर है। उसका हाथ थामकर नायक ने अपनी माँ को शांत करने की कोशिश की और उसे यकीन दिलाया कि वह सब संभाल लेगा और उसे और खुद को मुसीबतों से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अचानक उस औरत ने देखा कि उसके बेटे की आंखें चमक उठी हैं और उसने खुशी से उसे इसके बारे में बताया, मानो वह इसे किसी बड़े बदलाव का इशारा समझ रही हो। मुस्कुराते हुए यांग ने उसे भरोसा दिलाया कि वह भागेगा नहीं। उसने कहा कि वह यहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास एक प्लान है और वह जानता है कि आगे क्या करना है। उसका हाथ पकड़कर उसने अपनी माँ से वादा करवाया कि वह उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी करेगी, क्योंकि उनका फ्यूचर इसी पर टिका था। उसी पल उसने मिल्टन और उसके मेहमानों को अपना नाम पुकारते हुए सुना और अपनी माँ की मुलाकात किसी और पर जाहिर होने के डर से उसने कहा कि अब जाने का वक्त आ गया है। विदा लेते हुए उसने अपनी माँ से कहा कि कुछ घुल के बीज अपने साथ ले जाए, यह समझाते हुए कि वे बाद में काम आएंगे और आगे चलकर उनकी मदद करेंगे। उसका हाथ छोड़ते हुए उसने माँ से अपना ख्याल रखने को कहा, लेकिन अचानक उस औरत ने उसे रोक लिया, मानो वह उसे कोई जरूरी और निजी चीज देना चाहती हो। लाल लिली का एक गमला आगे बढ़ाते हुए उसने उसे ले जाने को कहा और याद दिलाया कि उसे इन फूलों की देखभाल करना बहुत पसंद था। खुशी और शुक्रगुजारी से उसका दिल भर आया कि वह खास फूल लाई थी, क्योंकि ये फूल उसे बचपन और घर की याद दिलाते थे। अगले दिन चेले के साथ गलियारे में चलते हुए यांग ने देखा कि उसका भाई थका हुआ लग रहा था और उसे याद दिलाया कि कल उसने उसकी कमजोरी देखी थी। उस लड़के ने हैरानी से पूछा कि क्या वे सच में आज से ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। नायक ने जवाब दिया कि उनके पिता ने उन्हें साथ में ट्रेनिंग लेने की इजाजत दे दी है। उसे तसल्ली देते हुए यांग ने कहा कि पहला ट्रेनिंग सेशन मुश्किल नहीं होगा और कैप्टन उनकी ताकत का ख्याल रखेगा। पास में एक अजनबी यह सब ध्यान से सुन रहा था। खड़े होकर और अपने पीले दांत दिखाते हुए उस आदमी ने नौजवान को एक ऐसी नजर से देखा जैसे वह उसे परखना चाहता हो। पास आकर उसने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। नौजवान ने बताया कि वह बस उस अखाड़े को देखना चाहता था जहाँ भावी योद्धा ट्रेनिंग लेते हैं। उसे घूरते हुए कैप्टन ने कहा कि वह यहाँ पहले कभी नहीं आया था। उसकी सांसों से आ रही शराब की तेज बू और कोच के घमंड ने चेल को गुस्सा दिला दिया। नौजवान ने दृढ़ता से माना कि वह अच्छी फिजिकल कंडीशन में नहीं था और भविष्य में खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग लेना चाहता था। मानो नाराज होकर वह आदमी आगे बढ़ा और लड़कों को अपने पीछे आने का इशारा किया और उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में छिपी हर चीज दिखाने का वादा किया। सबसे पहले उसने उन्हें एक बड़ा मैदान दिखाया, फिर वेयरहाउस और तंबू जहां घुड़सवारी की ट्रेनिंग और कठिन प्रैक्टिस के दौरान लड़ाके आराम करते थे। आगे बढ़ते हुए वह अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि यांग और चिल ने एक जोरदार धमाका सुना और रुक गए, हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए। मुड़कर उन्होंने एक आदमी को चाबुक लिए देखा और कुछ अधनंगे नौजवान सिर के बल खड़े थे। उन्होंने पूछा कि ये अजनबी कौन है। कैप्टन ने बताया कि ये अनाथ हैं और अगर यांग की किस्मत अच्छी न होती तो वह भी इनके बीच हो सकता था। अचानक चेल ने थियो से अनाथों को मारना बंद करने को कहा और नायक अपने भाई के इस
साहसी कदम से बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वह आमतौर पर चुप ही रहता था। नौजवानों में उसने एक लाल बालों वाले लड़के को देखा जो सीधा खड़ा था और दूसरों के उलट दर्द और चीखों के बावजूद गिरा नहीं था। पहरेदार उन्हें बुरी नजरों से देख रहा था और चिल्ला रहा था, जबकि कैप्टन ने लड़के का नाम बैरिक बताया और उसके बारे में बेहद अपमानजनक बातें कही। अचानक उन्होंने जोर से चीखें सुनी, डर गए और दूर हट गए, यह समझने की कोशिश करते हुए कि किस शोर ने अचानक उनका ध्यान खींचा। बैरिक चीख रहा था और चेल ने देखा कि यह लाल बालों वाला नौजवान कोई मजाक नहीं है और मुसीबत से बचने के लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। अपना सिर सहलाते हुए कैप्टन ने गौर किया कि अपनी बदतमीजी के बावजूद यह लड़का ट्रेड में यूजफुल साबित हो सकता है और कुछ फायदा ला सकता है। अचानक एक चाबुक हवा में लहराया, लेकिन उस आदमी ने थियो को वक्त रहते रोक लिया, जिससे वह अनाथ को मारने और उसे गंभीर चोट पहुंचाने से बच गया। अपने पैरों पर खड़े न रह पाने की वजह से बैरिक घुटनों के बल गिर पड़ा। कैप्टन ने गौर किया कि यह लड़का ज्यादा स्किल्ड नहीं है, कमजोर है और साफ तौर पर मुश्किलों के लिए तैयार नहीं। उसने उन्हें नफरत और गुस्से से भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में आग थी और उसका मन अपने जालिमों को सजा देने के ख्यालों से भरा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उस आदमी ने कहा कि इस नौजवान में कोई खास टैलेंट नहीं है और अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वह कुछ भी जरूरी हासिल नहीं कर पाता। उसने समझाया कि कभी कभी चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, कामयाबी नहीं मिलती और यह समझना जरूरी है कि कब कोशिश करना बंद करना चाहिए। यांग और चिल ने तारीफ भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे, उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए और साथ ही अपनी खुद की ताकत और काबिलियत का अंदाजा भी लगा रहे थे। अचानक कैप्टन की नजर यान से मिली और दोनों चुपचाप खड़े रहे, एक दूसरे को ऐसे निहारते हुए मानो एक दूसरे के इरादे और मन की बात भांपने की कोशिश कर रहे हों। यह पूछने के बाद कि क्या उनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई है, नायक ने छांव में आराम करने का सुझाव दिया ताकि वे पूरी ताकत से अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकें। थके हुए बैरिक को देखकर उसने कहा कि वह उसे इस तरह तकलीफ सहते हुए नहीं देखना चाहता और उम्मीद करता है कि वह खुद ही दर्द का सामना कर लेगा। तेज धूप पेड़ों की चोटियों को रोशन कर रही थी और यांग ने खुद को याद दिलाया कि वह भी वहां हो सकता था, वही डर और तकलीफ महसूस कर सकता था। पास आकर नायक ने पूछा कि क्या उसका नाम सच में बैरिक है। जमीन पर लेटा हुआ लाल बालों वाला लड़का उसकी तरफ मुड़ा, अपनी हैरानी और टेंशन को छुपाए बिना। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या वह अनाथ उठकर खड़ा होने की कोशिश कर सकता है ताकि वह अपनी ट्रेनिंग जारी रख सके। गुस्से में बैरिक ने पूछा कि वह कौन है। यांग ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह अच्छे इरादे से आया है और मदद करना चाहता है। चेले, थियो और कैप्टन एक तरफ खड़े रहे, तभी उस अनाथ ने उसे बेरुखी से भगा दिया। नायक ने उसकी तेजी, बदतमीजी और अपने दम पर काम करने की साफ ख्वाहिश को महसूस किया। उसकी ठुड्डी पकड़कर उसने कहा कि वह ऐसा दिखावा करेगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और कैदी की रिएक्शन देखने लगा। जिस्म पर खरोंचों के बावजूद बैरिक ने पकड़ से खुद को छुड़ाया और बड़ी फुर्ती से चकमा दिया, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत और रिएक्शंस किसी को भी चौंका सकते थे। सिर जमीन की तरफ झुकाकर उसने नायक से जाने और उसे अकेला छोड़ने की गुजारिश की, जिससे साफ जाहिर हुआ कि वह खुद सब कुछ सुलझाना चाहता है और बेवजह का ध्यान नहीं खींचना चाहता। एक अजीब सा पेय सीधे नौजवान के मुंह में डालते हुए यांग जानता था कि जादू आम लोगों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन जिसमें ताकत हो उसे शायद थोड़ी सी ही तकलीफ होगी। बैरिक की रिएक्शन को गौर से देखते हुए नायक जानना चाहता था कि वह अनाथ उस मैजिकल पोटियन पर कैसी रिएक्शन देगा और क्या वह इस अनोखे पेय में छुपी ताकत को महसूस कर पाएगा। जमीन पर लेटे हुए कैदी ने अपने पूरे जिस्म में एक अजीब सी एनर्जी का बहाव महसूस किया, जिससे उसे गर्मी, टेंशन और एक अजीब सी सेंसेशन हुई। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और यांग ने एक हल्की मैजिकल पावर का एहसास किया, जिससे अनाथ की छुपी हुई काबिलियत के बारे में उसका अंदाजा सही साबित हो गया। यह एक मैजिकल सोर्ड्समैन की एनर्जी थी और नायक को एहसास हुआ कि उसका अनुमान सही था, क्योंकि ताकत साफ तौर पर सामने आ रही थी और मैजिकल असर पर रिएक्शन दे रही थी। अचानक अपने हाथ के एक ही इशारे से बैरिक ने उसके हाथों से बोतल छीन ली। उसकी ताकत, सटीकपन और फुर्ती ने नौजवान को हैरान और थोड़ा डरा दिया। बोतल उड़कर पास ही गिर गई और लड़के ने उसके एक्शन और नजरों में उभरते गुस्से के उस अचानक भड़कने को देखा। गुस्से में बैरिक ने पूछा कि पानी में क्या मिलाया गया था। उसकी नजरें अविश्वास और क्रोध से भरी थीं। उसकी आवाज जज्बात से कांप रही थी, जो उसकी टेंशन और चिड़चिड़ाहट को जाहिर कर रही थी। उसे घूरते हुए जान ने शांत भाव से जवाब दिया कि इसमें कुछ नहीं है, अनाथ को भड़काने की कोशिश न करते हुए, लेकिन साथ ही यह देखते हुए कि उसकी छुपी हुई एनर्जी कैसे सामने आ रही है। कैदी की हालत में सुधार देखकर नायक ने कहा कि वह अपना काम जारी रखेगा, जिससे कैदी उलझन में पड़ गया। उठकर अपने जिस्म को हैरानी से देखते हुए उसने पाया कि सच में उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, मानो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ गई हो। उलझन में पड़कर उसने यान से जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन नायक पहले ही जा चुका था और अनाथ अकेला रह गया। उन अजीब घटनाओं के बारे में सोचता हुआ जाते वक्त उस शख्स ने अनाथ पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। यह नहीं जानता
चाहता था कि अपनी नई फीलिंग्स को कैसे जाहिर करे। फूल को देखते हुए यान ने अपनी माँ को एक खत लिखने का फैसला किया जिसमें वह बताएगा कि वह ठीक है और हर मुश्किल और आजमाइश का सामना कर रहा है। एक गीत के बोल याद करते हुए उसने चांद के बारे में लिखने का फैसला किया और यह भी कि कोई अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, ताकि उसकी माँ उसके जज्बात को समझ सके और फिक्र न करे। खूबसूरत कागज पर कलम से उसने हर हर्फ को ध्यान से लिखा ताकि उसकी माँ उसे पढ़ और समझ सके, उसकी केयर और तवज्जो को महसूस कर सके। उसके टीचर ऑफिस में उसके बगल में बैठे उसकी स्पेलिंग चेक कर रहे थे ताकि वह गलतियों से बचे और उसका मैसेज जितना मुमकिन हो उतना साफ हो। जब वे जाने लगे तो नौजवान ने उठकर उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहा, यह कहते हुए कि उनका साथ बेहद जरूरी था और इससे उसे अपने ख्यालों को क्लियर रखने में मदद मिली। टीचर के बिहेवियर को देखकर नायक ने पूछा कि क्या सच में उनके पास इतना काम है, क्योंकि वे हमेशा कहीं ना कहीं जल्दी में रहते हैं और कभी ज्यादा देर नहीं रुकते। हैरान होकर टीचर रुक गए और दोबारा पूछा। यांग ने गौर किया कि टीचर आजकल कुछ अलग से लग रहे हैं, क्या जवाब दें। यह न जानते हुए टीचर हिचकिचाए, लेकिन नायक ने कहा कि कोई बात नहीं, और अगर वे जवाब नहीं देना चाहते तो देने की जरूरत नहीं, बशर्ते वे परेशान न हो या जल्दी में न हो। अपने कागजात बैग में रखते हुए उसने जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन नौजवान ने यह भांप लिया और उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि सब ठीक है। टीचर के माथे पर टेंशन की वजह से पसीना आ गया, क्योंकि वह बात एक्सप्लेन करने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। टीचर को जाने देकर नायक मेज पर बैठ गया। टीचर ने बैग कंधे पर उठाते हुए कहा कि वह जा रहा है, यान को अपने ख्यालों के साथ अकेला छोड़कर। अचानक किसी अजीब चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसने जमीन की तरफ देखा, जहां उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला जो उस शख्स से गिर गया था। यह जानकारी से भरा एक कागज था। नायक ने उसे उठाया और उसमें लिखी बातों को ध्यान से पढ़ने का फैसला किया, जो उसकी प्लान्स के लिए जरूरी हो सकती थी। पता चला कि यह मौसम में बदलाव पर एक आर्टिकल था, जिसकी डिटेल्स नौजवान की प्लान्स और अगले कदमों को सीधे अफेक्ट कर सकती थी। बाद में वे अपने भाई के साथ तपती धूप में दौड़ने की प्रैक्टिस करने निकले। चेल थकान और टेंशन दिखाते हुए बार बार पूछ रहा था कि इसमें कितना वक्त और लगेगा। उसकी सांसें फूली हुई थीं और कदम भारी हो रहे थे। जान के साथ आगे दौड़ते हुए कोच ने कहा कि ट्रेनिंग खत्म होने में बस 40 मिनट बचे हैं, लेकिन लड़का इतनी दूर निकल चुका था कि उनकी आवाज उस तक पहुंची ही नहीं। दौड़ते दौड़ते उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और लड़के एक दूसरे को और कोच को पकड़ने की कोशिश करने लगे। सभी एक्सरसाइजेस को वक्त पर पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे। पास ही एक खूबसूरत इमारत थी, लेकिन अचानक जान ने एक तेज चीख सुनी और घबराकर पीछे मुड़ा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो गया। गुस्से से भरा बारिक हाथों में तलवार लिए अपने ओपोनेंट पर झपटा। उसकी चाल तेज और जबरदस्त थी। उसकी नजरों में क्रोध और जीतने का पक्का इरादा साफ झलक रहा था। अपना हथियार लहराते हुए उसने ओपोनेंट पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी फुर्ती और ट्रेनिंग का प्रदर्शन करते हुए चतुराई से चकमा दे दिया। फिर गुस्से में अनाथ ने उस तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अजनबी ने एक बार फिर वार को डॉज कर दिया, यह जाहिर करते हुए कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। एक के बाद एक वार करते हुए वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतर आया, जबकि नौजवान चीखता रहा और अपने हाथों से खुद को बचाता रहा। अपने ओपोनेंट की चाल और उसके हमलों को रोकने का तरीका समझने की कोशिश करते हुए नौजवान ने सोच समझकर वार किया। उनकी तलवारें एक कंट्रोल लड़ाई में टकराईं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे की कमजोरी ढूंढकर जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नौजवान गुस्से से बड़बड़ाता रहा और बड़ी मुश्किल से उस अनाथ के हमलों को रोक पा रहा था। वह ज्यादा एग्रेसिव होने से बचना चाहता था, ताकि कोई वार चूके नहीं और वह खुद को कमजोर न पड़ने दे। ऊंची छलांग लगाते हुए बारिक ने जोर से चिल्लाया, अपनी ताकत और जीत के पक्के इरादे का प्रदर्शन करते हुए, जिससे नौजवान को अपना पूरा फोकस लगाने पर मजबूर होना पड़ा। थोड़ा पीछे हटते हुए उस नौजवान ने उसे ऐसा न करने और शांत होने के लिए कहा, जिससे सिचुएशन पर उसका कंट्रोल और इस झगड़े को खत्म करने की उसकी ख्वाहिश जाहिर हुई। जब वह जाने लगा तो उसने अनाथ को उसे मरेल कहकर पुकारते सुना, जिससे वह चौंक गया और तनाव में आ गया, क्योंकि इस नाम का उसके लिए कुछ खास मतलब था। रुककर उसने गुस्से से पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम इतनी जोर से लेने की। यह साफ था कि यह उसकी पर्सनल लिमिट का उल्लंघन था, जो उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। अभी भी हथियार हाथ में लिए खड़े उस अनाथ ने डिक्लेयर किया कि विनर अभी तक तय नहीं हुआ है, जिससे उसकी दृढ़ता और आखिरी दम तक लड़ने की चाहत जाहिर हुई। उसकी आंखों में बदले की आग और किसी भी कीमत पर जीतने की तड़प झलक रही थी, जो उसके अंदर के क्रोध, इरादे और अपना मकसद पाने की कमिटमेंट को दर्शा रही थी। हैरान होकर मेरिल ने लड़के से पूछा कि क्या वह मरना चाहता है, उसके इरादे को भांपने और यह देखने की कोशिश करते हुए कि वह किस हद तक जाने को तैयार है। उसके पास पहुंचकर उसने पूरी ताकत से उस अनाथ के पेट में लात मारी और बारिक गिर पड़ा। उसे ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं थी और खुद को बचाने का वक्त भी नहीं मिला। उसे गालियां देते हुए उसके ओपोनेंट ने पूछा कि क्या उस नौजवान को पहली बार में बात समझ नहीं आई थी। बेंच पर बैठे लोग लड़के की तकलीफ को देखकर गुस्से से हंस रहे थे। तभी मेरिल ने सख्ती से कैदी को चेतावनी दी कि अगर वह इसी तरह
तरह दिखावा करता रहा तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बक्सों के पास थका हुआ बैठा बरिक उलझन और आगे की लड़ाई से बचने की चाहत दिखाते हुए बोला कि वह लड़ना नहीं चाहता। सन्नाटा छा गया। वह अपनी हद पर था, लेकिन अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। अपने सामने जान को देखकर उसने चिढ़ और गुस्से भरी आवाज में पूछा कि क्या यह वही तंग करने वाला नौजवान है जिसे उसने पहले देखा था। बात न करना चाहते हुए उसने उसे चले जाने को कहा, लेकिन नायक ने जवाब दिया कि उसे मिरल को हराने का रास्ता ढूंढना होगा। अनाथ ने शरारती अंदाज में पूछा कि क्या लड़का यह सजेस्ट कर रहा है कि वह गंदी चालें चलेगा, और कहा कि वह ऐसा नहीं करता। इस पर नायक ने शांत भाव से बस एक मुस्कान दे दी। अपनी तलवार पकड़कर कैदी ने धमकी दी कि अगर वह बोलता रहा तो वह उसे मार डालेगा, जिससे उसकी चिड़चिड़ाहट और सुनने की इनकार जाहिर हुई। मुस्कुराते हुए यांग ने कहा कि उसे बैरिक के लिए दुख है, कैदी की एग्रेशन के बावजूद तरस और मदद करने की चाहत दिखाते हुए। अनाथ ने उस पर वार किया, लेकिन नायक ने अपने हाथ के एक ही इशारे से हमलावर को रोक दिया, अपनी स्पीड, ताकत और बेहतरी का साफ प्रदर्शन करते हुए। जलती आंखों से उसने कहा कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में लड़के को भी उसकी मदद करनी होगी। सिचुएशन पर अपना कंट्रोल और टर्म्स सेट करना, दोनों एक साथ। अनाथ के सिर पर हाथ रखते ही वह अचानक एक अजीब सी रोशनी से चमक उठा, जिससे बैरिक असमंजस में जम गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दे। उसका जिस्म एक अजीब सी एनर्जी से भर गया जो उसके चारों तरफ फैल गई, और वह मुस्कुराने लगा, अपने अंदर की ताकत को पहली बार महसूस करते हुए। वह मैजिकल ग्लो और उसका असर चारों तरफ फैल गया। बिजली जैसी चमक अलग अलग जगहों पर दिखाई देने लगी। उसे छोड़कर यांग खड़ा हो गया और नौजवान की रिएक्शन देखने का फैसला किया, ध्यान से यह ऑब्जर्व करते हुए कि इन तनावपूर्ण घटनाओं के बाद वह कैसा बिहेव करेगा। अचानक बैरिक उछल पड़ा और आगे बढ़ा। उसे देख रहे नायक ने अंदाजा लगाया कि सिचुएशन ठीक इसी तरह सामने आएगी। जैसे ही मेरिल दूर हटा, कैदी ने हमला कर दिया, और नौजवान को एहसास हुआ कि वे उसके दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसकी ताकत एक असामान्य मैजिकल तरीके से जाहिर हुई थी। कुछ अजीब फील करते हुए नौजवान मुड़ा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शॉक में जम गया। यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके ओपोनेंट की यह अनयूजुअल ताकत कहां से आई। अचानक बरिक उसके बगल में प्रकट हुआ, उसे चौंका दिया और उसकी सारी प्लान्स उलट दी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और माहौल में टेंशन भर गया। उस नौजवान की आंखों में एक मैजिकल चमक थी। वह पूरे इरादे के साथ एक्शन के लिए तैयार था। मियाल की फीलिंग्स पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। एक ही वार में उस अनाथ ने अपने ओपोनेंट को जमीन पर पटक दिया, ऐसी ताकत और सटीकपन का प्रदर्शन किया जिसकी किसी ने भी एक छोटे लेकिन दिलेर कैदी से उम्मीद नहीं की थी। बरिक ने उसकी जैकेट कसकर पकड़ रखी थी और लड़के के विरोध को अनसुना करते हुए उसे समझाने की कोशिश की कि यह गलत है। उसकी बात न सुनकर उसने अपने ओपोनेंट के चेहरे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, अग्रेशन दिखाते हुए और यह जताते हुए कि रुकने का उसका कोई इरादा नहीं है। पल भर में उनके चारों तरफ की सड़क मियाल के खून की लाल बूंदों से भर गई, जो खुद को बचाने में पूरी तरह बेबस था। पास बैठे लोग इस दहशतनाक नजारे को देखकर सन्न रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटा बच्चा इतनी जल्दी इतनी ताकत और गुस्सा कैसे दिखा सकता है। मदद करने का फैसला करके वे दौड़े, बरिक से पूछने लगे कि वह क्या कर रहा है और बीच में आने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नौजवान बेमिसाल गुस्से के साथ हमला करता रहा। फिर से वार करते हुए अनाथ ने मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि यह नौजवान पूरी तरह पागल हो गया है। उसे पकड़कर उन्होंने बैरिक को जमीन पर गिरा दिया, उसकी अग्रेशन को काबू करने और इस बेतुकी मगर क्रूर लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हुए। पागलों की तरह वहां लेटे हुए उसने सिर उठाया और हंसा, यह जाहिर करते हुए कि उसे कोई डर या दर्द नहीं था और उसे परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह इस पल का बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था और यह सोचकर मुंह मोड़ लेना बेवकूफी होगी कि सब खत्म हो गया है और जो शुरू किया उसे अधूरा छोड़ना सही है। लड़कों ने उसका सिर फिर से जमीन में धकेल दिया और कुछ बार मारने के बाद जब कैप्टन व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करते हुए उनकी तरफ दौड़ा तो वह थोड़ा शांत हुआ। यह देखकर कोच ने आगे के झगड़े रोकने और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए मियाल को हॉस्पिटल भेजने और बैरिक को हिरासत में लेने का ऑर्डर दिया। अचानक उसने किसी की नजरें अपने ऊपर पड़ते महसूस की और एक पल के लिए जम गया। यह नहीं जानता था कि आगे क्या करे और डर था कि कैदियों के बीच हुई इस लड़ाई की वजह से उसे सजा मिलेगी। मुड़कर उसने सर जॉन को सल्यूट किया, जो पूरी कार्यवाही को ध्यान से देख रहे थे और अपने जज्बात छुपाए हुए थे। परेशान कैप्टन ने पूछा कि क्या बैरिक ने कुछ गलत किया है, लेकिन जॉन ने जवाब दिया कि उसने बस कुछ फॉर्मेलिटीज फॉलो की हैं। मैदान पर अजीब माहौल को देखते हुए कोच ने सुझाव दिया कि जब पिटे हुए लड़कों को ले जाया जा रहा था उसी दिन की ट्रेनिंग वहीं खत्म कर दी जाए, और हीरो मान गया। अनाथ को देखते हुए उसने पूछा कि उसे क्या सजा दी जाएगी। उस शख्स ने कहा कि पहले उसे कोड़े मारे जाएंगे और फिर निकाल दिया जाएगा, जो नौजवान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हैरान होकर उसने दोबारा पूछा, यह महसूस करते हुए कि वह कैदी के लिए बिल्कुल अलग नतीजा चाहता था, लेकिन यह भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं था। यांग ने सोचा कि अगर अनाथ अकेला रह जाए तो बैरिक ज्यादा काम का साबित होगा और अपनी काबिलियत को सोच समझकर इस्तेमाल करना सीख जाएगा। ट्रेनिंग के बाद वह मिल्टन और मेहमानों के साथ चाय पर मिला और पूछा कि क्या उन्होंने उस डील के बारे में कोई
फैसला किया है जो उनके साझे फ्यूचर का फैसला कर सकता है। प्रॉफिट ने सिर झुका लिया और चुप रहा, जबकि मैक और डॉर हैरानी से उसकी तरफ देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है या इसका उनके फर्ज से क्या ताल्लुक है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि काउंट को इन मामलों की अच्छी जानकारी है, इसलिए उन्हें सबूत चाहिए और मदद की जरूरत होगी। सहमत होते हुए जॉन ने कहा कि वह मोना पहाड़ में अनाज की मात्रा, खनिज प्रोडक्शन और किसानों पर टैक्स के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा। मुस्कुराते हुए मिल्टन ने कहा कि वह नौजवान का पक्का इरादा देखकर खुश है और मुश्किल हालात में बड़े फैसले लेने की उसकी काबिलियत की तारीफ करता है। झुककर उसने यकीन जताया कि यही उनके फ्यूचर का फैसला करेगा और नायक के लिए अपनी इज्जत जाहिर करते हुए माना कि उसके सामने बहुत काम है। इसके जवाब में नौजवान ने सर मिल्टन को शुक्रिया कहा और महसूस किया कि उनका अंदाजा सही था। मीटिंग की अहमियत और सभी पार्टियों की सहमति को समझते हुए उसने देखा कि उस शख्स की जैकेट पर लगा ब्रोच वही था जो टीचर के गिराए हुए कागज पर था। इससे उसे लगा कि उन दोनों के बीच कोई छुपी हुई सेटिंग है। चाय पीते हुए यांग ने फैसला किया कि वह अपने इन ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल आगे अपनी प्लान्स बनाने और दूसरों की गुप्त साजिशों को ध्यान में रखने के लिए करेगा। मीटिंग के बाद उसने टहलने और अपने फ्यूचर, अपने मौकों और अपनी पोजीशन को मजबूत करने की जरूरत के बारे में सोचने का फैसला किया। अचानक किसी ने उसे जैकेट से जोर से पकड़ लिया और उसे खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। वह अजनबी उसे जबरदस्ती कोने में घसीटता हुआ ले गया, न छूटने दिया न विरोध करने दिया, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और पक्के इरादे का प्रदर्शन करते हुए। बगीचे में खड़ा एक नौकर एक अजीब सी आवाज सुनकर भी नहीं मुड़ा। उसे लगा कि यह बस आसपास की सामान्य आवाजें हैं। उसे अंदाजा तक नहीं था कि क्या हो रहा है और वह नौजवान किस खतरे में है। जब उसने अपने साथी से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना तो वह बस हंस पड़ा और कोई ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह कोई ऐसी बात नहीं जिसमें दखल देने की जरूरत हो। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद कोई आवारा कुत्ते थे। इमारत के पीछे बैरेट ने यान को पकड़ लिया था, अपने अचानक साहस और ताकत का अनएक्सपेक्टेड प्रदर्शन करते हुए। शांत लहजे में नायक ने इस अनयूजुअल ग्रीटिंग पर ध्यान दिया और पूछा कि अनाथ यहाँ कैसे पहुंचा। इस अचानक हमले की वजह और हालात को समझने की कोशिश करते हुए एक पागल की तरह नौजवान ने अपनी नजरें उससे नहीं हटाई बल्कि चुप रहा। उसका अजीब बिहेवियर और टेंशन साफ दिख रही थी। अचानक बैरेट ने कहा कि वह पूरी रात बहस करता रहा था, लेकिन सीनियर बटलर ने उसे बताया कि वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। उसे घूरते हुए जॉन ने देखा कि लड़का अपनी नजरें हटाने का नाम नहीं ले रहा और उसके मन में शक पैदा हुआ कि इसमें काउंट ब्रैक का हाथ है। अपनी ग्रिप कसते हुए अनाथ ने शरारती लहजे में पूछा कि नायक कौन सी ड्रग्स ले रहा है और कहा कि उससे मिलकर उसे बेहद अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। नायक ने शांत भाव से जवाब दिया कि वह ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, जिससे सिचुएशन पर उसका कॉन्फिडेंस और कंट्रोल साफ जाहिर हुआ। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि बरिक बहादुर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा समझदार नहीं है। जो पानी उसने उसे दिया वह उसके अपने स्टोर से था और उसने खुद उसे छुआ तक नहीं था। आंखें चौड़ी करते हुए अनाथ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि जादू और एनर्जी का उस पर इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है। यांग ने युवक का हाथ पकड़कर कहा कि वह उसकी जिज्ञासा शांत कर सकता है और एनर्जी और जादुई ताकतों के काम करने के तरीके को समझाने के लिए तैयार है। बदले में हीरो ने उससे एक वादा करने को कहा और सामने रखी डील की गंभीरता और अजीब नेचर को देखकर अनाथ की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। चमकती आंखों से मुस्कुराते हुए हीरो ने लड़के से कहा कि वह अपनी सुनहरी आंखों और जादुई शक्तियों के बारे में चुप रहे। वह चमक देखकर बारिक जोर से चिल्ला उठा और हीरो ने उससे कहा कि वह इतना बेअदब न हो और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। वह लड़का गुस्से में था और बहस करना चाहता था, लेकिन यांग ने जादू के इस्तेमाल के बारे में समझाते हुए उस लड़के को हमेशा अपना बॉडीगार्ड बने रहने का हुक्म दिया, जिससे वह अनाथ लड़का हैरान रह गया। उस लड़के को टच करते हुए उसने कहा कि उसे उसके अंदर की ताकत का एहसास हो रहा है और अगर वह इसे ठीक से कंट्रोल करना सीख ले तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी उंगली से उसकी छाती को छूते ही वह अचानक तेज रोशनी से चमक उठी, जिससे जादुई एनर्जी की मौजूदगी का पता चला और बेरिक्स हैरान हो गया। चमकते हुए सीने पर मुट्ठी कसते हुए उसने हैरानी से जादू के बारे में पूछा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि यह कैसे काम करता है और यह कहां से आता है। यांग ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या उस लड़के ने जादू या जादुई तलवार चलाने के स्किल के बारे में सुना है। ना सुनकर वह घबराकर अपना सिर पकड़ लिया। सब कुछ बताने का वादा करते हुए उसने लड़के से ध्यान से सुनने को कहा। युवक ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, सब कुछ जानने के लिए तैयार था। उसने बताया कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मा में एनर्जी का फ्लो कर सकते हैं। उसने कहा कि इसी को जादू कहते हैं। उसने यह भी समझाया कि बेरिक में पोटेंशियल तो है, लेकिन उसकी एबिलिटीज ने उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए ट्रेनिंग के
बावजूद वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आखिर में यांग ने कहा कि अनाथ को अपने स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए और हैरानी से पूछा कि क्या सच में ये स्किल उसकी ताकत को बाहर आने से रोक रहे हैं। अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा कि उन्हें एक ऐसे रास्ते पर चलना होगा जो बॉडी और आत्मा की एनर्जी को जोड़े ताकि वे अपनी असली ताकत को सामने ला सकें। बेरिक खुशी से आगे बढ़ा और पूछा कि क्या हीरो उसके लिए इस रास्ते पर चलेगा, लेकिन हीरो ने उसे दूर धकेल दिया और पहले ध्यान से सुनने को कहा। अनाथ ने जिद की और पूछा कि उसे क्या करना है, लेकिन हीरो ने पूछा कि क्या वह अपने फैसलों के बारे में श्योर है और समझाया कि उसे हर जगह उसकी रक्षा करनी होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम न देखकर लड़के ने कहा कि वैसे भी उसका कोई घर या फैमिली नहीं है, लेकिन हीरो ने समझाया कि उसकी जान जा सकती है और लड़का मान गया। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक डील की और हाथ मिलाकर अपनी हाँ और एक दूसरे की जिम्मेदारी पक्की की और साथ मिलकर काम करने की तैयारी की। उसका हाथ पकड़कर यांग समझ गया कि बरेरिक कितना जिद्दी और बेफिक्र था, लेकिन यही बात उसे स्ट्रांग बनाती थी और लड़ाई में जिंदा रहने में सक्षम बनाती थी। उसे पहली बार देखने की याद करते हुए हीरो को एहसास हुआ कि वह सोर्ड फाइटर की रोल के लिए बिल्कुल सही इंसान है, क्योंकि कोई जितना मजबूत होता है उसका कैरेक्टर और स्किल उतना ही अलग होता है। उस अनाथ के हथियार चलाने के तरीके के बारे में सोचते हुए उसे पता चला कि ऐसे लोग हार नहीं मानते और अपने दुश्मनों को वार करने का मौका नहीं देते, डटे रहते हैं और ताकत दिखाते हैं। बरेरिक की तेज निगाहों से पता चलता था कि ऐसे लोग मौत से नहीं डरते और दुश्मन का सामना कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों न लगे। बिना हिले डुले हाथ मिलाते हुए यांग को एहसास हुआ कि जो योद्धा मौत से नहीं डरता उसका कोई जवाब नहीं है और उसका दृढ़ इरादा ही उसे खतरनाक और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे अनाथ के बॉडी में फिर से ताकत आ गई और वह एक अजीब रोशनी से जगमगा उठा, जो उसकी एनर्जी और पावर में बढ़ोतरी का संकेत था। लड़के के बॉडी में एनर्जी फ्लो होते देख हीरो को एहसास हुआ कि बैरिक अब स्वॉर्ड फाइटर की कैपेबिलिटी दिखाने में सक्षम है। उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए हीरो ने उसे दोस्ती का प्रस्ताव दिया और भरोसा दिलाया कि वे मिलकर किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं और एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। Мне объясни, мне объясни.